ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसाल खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। ये वो बुलेटिन है जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर टिकी हुई है, एक एक कर वो 4 खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है जासूस ज्योति से, जिसको लेकर अब खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आईएसआई ज्योति के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। दूसरी बड़ी खबर आज जिसके बारे में मातृभूमि में आपको बताएंगे, इसकी कड़ी भी ज्योति की कहानी से ही जुड़ती है, क्योंकि जासूस ज्योति ने पहली बार ये कबूल किया है कि बीते 2 साल से आईएसआई और भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। अब तीसरी बड़ी खबर वो पाकिस्तान से है और तीसरी खबर में टूटते पाकिस्तान की पूरी दास्तां आपके सामने रखेंगे, क्योंकि भारत से युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान अब गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। और चौथी खबर आज जो मातृभूमि में आपको दिखाएंगे हम, वो यकीनन आपको चौंकाएगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता। एमपी गजब है और इस बार मध्य प्रदेश में सांप घोटाला हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं काट मेरे नाग की पैसा मिलेगा। तो विस्तार से इन खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात दिल्ली से इस्लामाबाद तक फैले जासूसी के उस नेटवर्क की करेंगे, जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे अब हो रहे हैं। और इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन गद्दारों की ये लिस्ट और इसमें सबसे पहला सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का, जो अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो कई दिन से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को खुफिया जानकारियां भेज रही थी और इस काम को करने के लिए ज्योति देश के अलग अलग हिस्सों में गई। ट्रैवल ब्लॉगिंग का ज्योति ने सहारा लिया, खुफिया जानकारियां ज्योति ने जुटाई और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को ये तमाम जानकारियां ज्योति भेज रही थी। ज्योति राजस्थान भी गई और राजस्थान के उन इलाकों तक गई जहां तक बिना इजाजत के जाना संभव ही नहीं है। यहां तक कि ज्योति ने सरहदी इलाकों में जाकर कई वीडियोस भी शूट किए। ये रंग बिरंगी झील की लहरें कुछ दूर से पास आके जो ठहरे, मेरे मन में छाप छोड़ जाना। जी लो आप अगर जिंदगी यहाँ जी भर, तो ऐ दोस्त लद्दाख फिर आना। ज्योति मल्होत्रा, या यूं कहें कि जासूस ज्योति मल्होत्रा, उसका हर वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो जिंदगी को भरपूर जी रही थी। वेलकम टू कांगो बीच इन बाली। लेकिन उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए ज्योति मल्होत्रा ने उनसे हाथ मिलाया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है कि ज्योति पाकिस्तान में ही बसना चाहती थी और वहां पर शादी करना चाहती थी। ज्योति मल्होत्रा आईएसआई अधिकारी अली हसन से लगातार संपर्क में थी। अली हसन से व्हाट्सएप पर बातचीत में वो कहती है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो और अली हसन उसके लिए दुआ करता है कि उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए। तो क्या ज्योति भारत के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रही थी? तो क्या ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बनकर देश और विदेश में घूम रही थी? वेलकम टू शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट। 4000 रुपए का सिम, पहली बार इतना महंगा सिम लिया लाइफ में। This is the iconic place of Shanghai, China. वाओ। क्या आईएसआई के कहने पर ही ज्योति कश्मीर से लेकर लद्दाख तक के वीडियो बना रही थी, जिसे पाकिस्तान रेकी टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था? Play Pangong Lake, the best thing which attracts everyone, वो है यहाँ का सनराइज। We have reached our dream destination, guys. यार पानी तो सलाइन है यहाँ का। आपकी अपनी जो, और मैं हूँ अभी फिलहाल पाकिस्तानी एम्बेसी की। ये वीडियो पिछले साल नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास का है, जब ज्योति मल्होत्रा को इफ्तार पार्टी का न्योता दिया गया था। आखिर ज्योति यहाँ तक कैसे पहुँची? ज्योति ने इसके पीछे की सच्चाई खुद कबूल की है। ज्योति ने एजेंसियों के सामने कबूल किया कि वो उसका ट्रैवल विद जो के नाम से चैनल है। पासपोर्ट नंबर 56098262 है। 2023 में मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन पर उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी।
दानिश ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसके बाद दानिश से अक्सर उसकी बातचीत होने लगी। दानिश के कहने पर ही वो पाकिस्तान गई। दानिश के कहने पर ज्योति हसन से मिली। अली हसन ने वहाँ ज्योति का सारा खर्चा उठाया। अली ने वहाँ पर ज्योति को कई लोगों से मिलाया। पाकिस्तान में ज्योति शाकिर और राणा से मिली। शाकिर और राणा इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। ज्योति ने शाकिर से उसका नंबर भी लिया। शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया। उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहती थी, जबकि दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से उसकी मुलाकात जारी रही। दरअसल ज्योति ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी। देश के अलग अलग इलाकों में जाकर वो वीडियो शूट करती थी और ट्रैवल के लिए फंडिंग आईएसआई के एजेंट्स करते थे। ये जानकारी सामने आ रही है। अब जरा समझिए कि कैसे ज्योति के वीडियोस में ही जासूसी के सबूत छिपे हुए हैं। ज्योति ने जो वीडियो शूट किए वो ज्यादातर वीडियोस धार्मिक टूरिज्म के हैं। ये वीडियो धार्मिक टूरिज्म के भले ही थे, लेकिन इन वीडियोस में धार्मिक स्थलों की जानकारी कम थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योति इन वीडियोस में धार्मिक स्थलों की जानकारी कम और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर ज्यादा फोकस कर वही ज्यादा जानकारियां दे रही थी। बॉर्डर एरिया में जाकर ज्योति ने जो वीडियो शूट किए उनमें ये पैटर्न साफ तौर पर नजर आ रहा है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾनिश जी ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ बस मैं इतना खुश हो गई देख के इतना क्या अरेंजमेंट है सुपर। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस चेहरे का नाम है अहसान उर रहीम उर्फ दानिश। दानिश से ज्योति मल्होत्रा की बातचीत ऐसी थी जैसे दोनों एक दूसरे को करीब से जानते हैं। ये वो दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश से निकाल दिया था, क्योंकि देश भर में ज्योति समेत जितने भी लोगों को जांच एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, उन सब के बीच दानिश सबसे अहम किरदार के तौर पर सामने आ रहा है। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा ऑफिसर के पद पर था। वो लगातार ज्योति से लेकर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला तक के संपर्क में था। दानिश घूसखोर भी था जो वीजा के बदले पैसे मांगता था। ज्योति से हरियाणा पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की टीम भी पूछताछ कर रही है। एजेंसियां अब ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि भारत में ज्योति दानिश के अलावा क्या किसी और पाकिस्तानी व्यक्ति के संपर्क में थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डिलीट किया डेटा रिकवर किया जा सके। पुलिस को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश और उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत को डिलीट कर दिया है। तस्वीरें पिछले साल अप्रैल महीने की है, जब ज्योति मल्होत्रा अटारी बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान गई। वेलकम टू पाकिस्तान। मैं हूँ आज लाहौर में और यहाँ पे ना हमें सिर्फ लाहौर एक्सप्लोर करने को मिले हैं सिर्फ 2 दिन। हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन में सेव कई पाकिस्तान के नंबरों को डी-कोड करने में जुटी, जिसके बाद ज्योति का पाक प्रेम और देश विरोधी गेम साफ हो जाएगा। कि पहले पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कई नाकाम कोशिशें की और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। वहीं पाकिस्तान में अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन का घर जला दिया है। प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को पीट डाला। AK-47 से फायरिंग हुई। दरअसल पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की। इसी दौरान तनाव बढ़ा। नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। वहीं मुनीर के प्रमोशन के बाद अब पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाकिस्तान गुर्बत और दहशत के दलदल में डूबा एक ऐसा मुल्क जो एक बार तख्ता पलट के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया है। वैसे तो पाकिस्तान के अवाम के लिए तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। तरीका हर बार की ही तरह है और हर बार की तरह इस बार भी केवल किरदार बदल गए हैं। जानकारी के अनुसार इस बार तख्ता पलट की तैयारी में है आसिम मुनीर। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। वही आसिम मुनीर जो धार्मिक तकरीरें करता है, पहलगाम हमले की साजिश रचता है, और जब भारत कार्रवाई करता है
तो अपने परिवार को विदेश भेजकर खुद बंकर में छिप जाता है। वहीं दूसरा किरदार है शहबाज शरीफ, जो कहने को तो पाकिस्तान के वजीर आजम है, लेकिन पाकिस्तान में उनके इशारे पर कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की क्या औकात और हैसियत हो गई है, इसे आप वहां के सांसद शाहिद अहमद खट्टक के संसद के बयान से समझ सकते हैं। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के वजीर आजम को वहां के सांसद गीदड़ बोलते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? दरअसल शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। इस फैसले को लेते हुए शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की जमकर तारीफ भी की, लेकिन पाकिस्तानी मूल के पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार ताहिर गोरा ने कहा है कि इस फैसले से दुनिया भर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का भी मजाक बन रहा है। अभी ये ऐलान हुए 1 दिन हुआ है, 1 दिन के अंदर अंदर ही हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के नए टाइटल का काफ़ी मजाक उड़ाया है। तो जो उन्होंने थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी आसिम मुनीर ने, और शहबाज शरीफ ने कोशिश की थी कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बने, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। क्योंकि इससे क्या हुआ है कि मतलब इंटरनेशनली भी वो मजाक का निशाना बन रहे हैं, और इंटरनेशनल जो पावर हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं दुनिया की, उनको फिर एक बार याद दहानी हो गई कि असल में पाकिस्तान आर्मी ही सारे वहाँ पे नाटक करती है, सारे ड्रामे करती है। तो वहाँ पे भी वो, मैं समझता हूँ कि एक तरह से अनपॉपुलर हो गए हैं। तो ज़रूरत क्या थी? ये एक बेवकूफ़ी का कदम है, वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने पहले भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की। इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हर मोर्चे पर मुनीर की सेना पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई, और अब शहबाज ने जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन देने का फैसला लिया है, जिस पर पाकिस्तानी मूल के एक और पत्रकार वजाहत सईद खान ने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल मुनीर अपना प्रमोशन करवाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी कर चुके हैं? तो आइए समझते हैं मुनीर का पूरा प्लान क्या है। नवंबर 2024 में आसिम मुनीर ये तय कर चुके थे कि पद पर रहते हुए उन्हें 3 से 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद आसिम ने पहलगाम की पटकथा लिखी और साथ ही ये भी तय किया कि फील्ड मार्शल के पद पर रहते हुए पूरी उम्र वर्दी में रह सकें। जाहिर है मुनीर पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे और बेलगाम भी। हालांकि केवल तरीका बदला है। पाकिस्तान में पहले भी 4 बार ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1953-54 में हुआ था। उस दौरान गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। दूसरा तख्ता पलट 1958 में हुआ, जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त किया था। तीसरी बार 1977 में सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई गई थी। चौथा तख्ता पलट 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, और अब पाकिस्तान में 5वीं बार जनरल आसिम मुनीर ने तख्ता पलट के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार भले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार मान ले, पाकिस्तान की आवाम भले ही भारतीय हमलों से पूरी तरह से खौफ खाई हुई हो, लेकिन पाकिस्तान का ये जनरल इसलिए हार कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि आसिम मुनीर आतंक के आगाओं की कठपुतली बन चुका है। जनरल मुनीर पाकिस्तान की नई पीढ़ी में जिहादी वाली सोच को जिंदा रखना चाहता है, जिसका सबूत पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले सामने आ चुका है। तो जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना में फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के बाद जनरल मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो देखिए एक हारे हुए जनरल को किस तरीके से पाकिस्तान में इज्जत बख्शी जा रही है, और फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट जिहादी जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान में किया गया है।
पाकिस्तान का ये एक और पैतरा है दुनिया को बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे भारत पर बढ़त मिली है, जबकि दुनिया हकीकत जानती है। पर पाकिस्तान की पैतरेबाजी खत्म नहीं हो रही और ऐसे में जिहादी जनरल को पाकिस्तान में अब फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट कर दिया गया है। पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। इससे पहले जनरल अयूब खान पाकिस्तान में फील्ड मार्शल रहे हैं और इसी वजह से सवाल बड़ा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में जिहादी जनरल के फील्ड मार्शल बनने का मतलब ये कि आगे तख्ता पलट और फिर तानाशाही का रास्ता जिहादी जनरल ने अपने लिए बनाया है। मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे अगली खबर। एशिया लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के स्पष्ट रुख को लेकर एक दृढ़ और प्रभावशाली वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रहार में न केवल भारत की सैन्य एवं कूटनीतिक रणनीति की झलक दिखी, बल्कि वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की नई सुरक्षा नीति को भी स्पष्ट कर दिया गया है। India for the last several weeks has been mourning the tragic loss of lives of 26 innocent civilians because they were butchered by a terrorist attack in the state of Jammu and Kashmir in a place called Pahalgam. But as we mourn the loss of lives, India has emerged as a decisive, resolute nation, demonstrating a paradigm shift in the way we deal with terrorists, terror infrastructure, and rogue nations. And what Indian government, the Indian armed forces demonstrated in the form of a military operation called Operation Sindoor was that we are all for peace, but if you try and tinker with the peace within our country and cause injury and death to our people, we will not spare the terrorist infrastructure wherever it may be. And therefore, cross-border strikes were made. And as a result, terror infrastructure across the border was destroyed. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के मायने और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि वो रख रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, बात जरा बंगाल की करते हैं, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा जिसकी जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इसी को लेकर अब सियासी बवाल तेज हो गया है। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी, जिसमें कहा गया कि हिंसा के पीछे बंगाल पुलिस की लापरवाही थी। इस मामले पर बीजेपी ने अब ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर बसवराजू भी ढेर कर दिया गया है। बसवराजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। कोंडा गांव के अबूझमाड़ में नक्सलियों से ये मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एक जवान भी हमारा घायल हुआ है, लेकिन बड़ी कामयाबी अबूझमाड़ में 27 नक्सली सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की यह बड़ी कार्रवाई, इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह की तरफ से कहा गया, आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया।
जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसीज की सराहना करता हूं। ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खबरों पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन के घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने सारा सामान फूंक डाला। दूर से नजर आया घर से निकलता धुआं। सिंध में 6 नहर और कमर्शियल खेती प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी से नाराज लोगों ने गृहमंत्री के घर को फूंक डाला। पाकिस्तान के खुजदार इलाके में स्कूल बस पर आतंकवादी ने हमला कर दिया। आतंकी हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई, 38 घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मारे गए नक्सली कमांडर बसवराजू पर घोषित था 1 करोड़ रुपए का इनाम। मुठभेड़ में 1 जवान भी घायल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा वाली जगह निष्क्रिय थी बंगाल पुलिस। धुलियान में हमलों का निर्देश स्थानीय पार्षद ने दिया। 3 सदस्यीय समिति ने हाईकोर्ट को सौंप दी है रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा को बीजेपी ने बताया सुनियोजित। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 11 अप्रैल को स्थानीय पार्षद महबूब आलम के निर्देश पर हिंसा हुई। पीड़ितों की मदद की गुहार के बाद मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कल बीकानेर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नाल एयरबेस में जवानों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक देशनोकी में करणी माता के मंदिर में पूजा करेंगे पीएम। 9 और 10 मई को पाकिस्तान पर हुए भारत के हमले का एक और वीडियो सामने। भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर तबाह किया था पाकिस्तान की चौकियों को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जारी पूरे देश भर में जश्न। दिल्ली में भी निकली भव्य तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद भी तिरंगा यात्रा में शामिल। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, इस बार पाकिस्तान ने गलती की तो उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। तबाही के बाद बचने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के सामने लगाई थी गुहार। जय हिंद के नारों से गूंज उठा राजस्थान का सिरोही जिला। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताना और भारत के विमानों की जानकारी मांगना, ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का विवादित बयान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। कहा, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने चरखी दादरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई संदिग्धों के दस्तावेजों की गहन जांच के बाद पूछताछ जारी। वाराणसी के संवेदनशील इलाके बजरडीहा में शरारती तत्वों ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। स्थानीय लोगों ने बताया, क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश थी। राजस्थान के जोधपुर में कलेक्टर कार्यालय में बम की सूचना से हड़कंप। ईमेल के जरिए मिली सूचना के बाद मौके पर बम निरोधक टीम, डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन। बम की सूचना फर्जी निकली। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। जज ने अली खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए। कहा, जब देश संकट के खिलाफ एकजुट था तब ये सब करने की क्या जरूरत थी।
राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में ज्योति मल्होत्रा के ब्लॉग्स का राजस्थान सरकार ने संज्ञान लिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने बिठा दी है जांच। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा ने जैसलमेर में भी वीडियो बनाए थे। पाकिस्तान की जासूस ज्योति से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं ज्योति की विदेश यात्राओं की फंडिंग की जांच। ज्योति से एनआईए और आईबी भी कर रही पूछताछ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों को लेकर वाराणसी के लंका थाने में हनुमान सेना के अध्यक्ष की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बता दिया मानसिक रोगी। कहा, कुछ लोगों का इलाज मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में ही होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं उठा सकता। सेना के शौर्य पर सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकी नहीं मारा। गुजरात के अहमदाबाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने चिंदोला तालाब क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित महाकाली माता मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया है। कल भी घंटों चला था यहां बुलडोजर वाला एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने सड़कों से हटा दिया अतिक्रमण। प्रशासन की कार्रवाई से पहले कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। शिक्षक 2323 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने की मांग। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। लिखा, अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव। पार्टी ने माई बहन मान योजना लाने का ऐलान किया। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया। कोलकाता में ईडी ने बैंक घोटाले और फ्रॉड केस में यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। सुबोध गोयल पर करोड़ों के लोन में हेराफेरी करने का आरोप है। 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन पूरा। इस बार 750 यात्री मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। श्रद्धालुओं का 5 जत्थे लिपुलेख रूट और 10 जत्थे नाथुला रूट से जाएंगे। 5 साल बाद शुरू हो रही है ये यात्रा। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अब तेज हैं। रथों का निर्माण हो रहा है। रथ यात्रा इस साल 27 जून को। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मथुरा बाईपास हाईवे पर प्राइवेट बस आग का गोला बन गई। इंजन में खराबी के बाद दौड़ती बस में आग लगी। आग लगने के बाद ड्राइवर फरार हुआ। बिल्हौर से हरियाणा के पानीपत ये बस जा रही थी। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे के पास जिंदल कंपनी में आग लग गई। कंपनी को लाखों का नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है शुरुआती कारण। लखनऊ में युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल है। बाइक पर साथ बैठी युवती ने युवक को 14 बार चप्पल से पीटा। युवक की तरफ से नहीं की गई कोई शिकायत, इसीलिए पुलिस नहीं कर पाई दोनों की पहचान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपियों ने पिता को पीट डाला। पीड़ित पिता का आरोप है अक्सर सड़क पर बेटी को छेड़ता था आरोपी। पुलिस ने आरोपियों पर अब दर्ज कर लिया है केस। मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे में चूर बदमाशों ने चाकुओं के साथ डांस किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। थाने में कान पकड़कर उठक बैठक कर आरोपियों से माफी मंगवाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज आंधी से गिरी मकान की दीवार। हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। तेज हवा से पेड़ भी उखड़कर गाड़ियों पर गिरे। महाराष्ट्र के भंडारा में आंधी तूफान ने तबाही मचा दी है। तेज हवा में उखड़े 400 से ज्यादा पेड़। बिजली के खंभे और घरों की छत भी उखड़ी। आम के बागों को भी खासा नुकसान। पुणे में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में जगह जगह गिरे पेड़। कई गाड़ियों को नुकसान। बारिश का पानी जमा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के चलते कावेरी नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। कर्नाटक के बांध से समय समय पर पानी छोड़ा जा रहा है।
अगले 4 से 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है मानसून। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी दिखेगा मानसून का प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हैं। 150 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ के चलते इलाके में बिजली काटनी पड़ी है। और आइए फटाफट अंदाज में खबरों के बाद अब विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सिवनी में सर्पदंश के नाम पर 11 करोड़ 26 लाख, जी दोबारा सुनिए जरा इस राशि को, 11 करोड़ 26 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सर्पदंश से होने वाली मृत्यु पर मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है, लेकिन सिवनी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी हैरान करने वाली। बताया जा रहा है यहां 47 मृतकों के नाम पर हेरा फेरी करके इस बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया गया। और भ्रष्टाचार के इस खेल में एक एसडीएम, 4 तहसीलदार समेत करीब 46 लोग हैं जो शामिल हैं। वित्त विभाग के निर्देश पे सिवनी जिले में केवलारी तहसील के जो बिल हैं उनकी हमारी टीम ने जांच करी थी। जांच लगभग जो है हमारी 1 वर्ष के आसपास चली और जांच के बाद हमने पाया कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए का इसमें गबन हुआ है। 47 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये गबन का पैसा गया है। इसके अलावा जिन लोगों के लॉगिन पासवर्ड से ये गबन हुआ है उनके भी नाम हमने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किए हैं। तो मध्य प्रदेश में ये घोटाला सामने आने के बाद अब राजनीति गर्म हो गई है। एक जिले में 11 करोड़ रुपए से सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट देके पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये बेहद गंभीर विषय है। सरकार के संज्ञान में जैसे ही आया, सक्षम अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया और जांच में जो भी आरोपी पाए गए हैं उनसे वसूली भी की जाएगी, साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट का पर्याय थी और ये प्रमाणित है कि उस समय ही इस मामले का प्रारंभ हुआ था और ये बिना किसी संरक्षण के हो नहीं सकता है। हमारी सरकार ने तो इस घोटाले को उजागर किया है और इसीलिए हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसीलिए तो हमने पहले ही कहा था, एमपी अजब है। सर्पदंश घोटाला मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 26 लाख एक जिले में सामने आया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। 30 जून से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए यात्रियों का चयन पूरा हो गया है। इस बार 750 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। तो 750 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। 250 श्रद्धालु 50-50 के 5 बैचेस में लिपुलेख रूट से जाएंगे, जबकि 500 श्रद्धालु 50-50 के 10 बैचेस में नाथुला रूट से जाएंगे। जिन श्रद्धालुओं का चयन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हुआ है, उन्हें मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए जानकारी भेजी जा चुकी है। ये जो यात्रा है वो 30 जून से शुरू होगी और लगभग 22 दिन तक चलेगी मानसरोवर यात्रा। आपको बता दें कि इस बार कुल 5,561 लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 750 लोगों को चिन्हित किया गया है, चुना गया है और अब वही इस मानसरोवर यात्रा पर इस बार जाएंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक शख्स ने महिला के साथ बुरी तरीके से मारपीट कर डाली। ये शख्स गलत तरीके से रिजर्व कोच में चढ़ गया था। फिलहाल जीआरपी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला विकलांग कोच में सवार थी।
जब उसने सीट पर बैठे शख्स से हटने को कहा तो दोनों में बहस हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने महिला पर हमला कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं आप कि आरोपी व्यक्ति महिला को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर रहा है। कोच में मौजूद दूसरे लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं। आरोपी के साथ उनका परिवार भी कोच में मौजूद था। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी ने अपनी पत्नी का भी हाथ झटक दिया। ये घटना 16 मई की है। जीआरपी ने मामले की जांच के बाद आरोपी मोहम्मद इस्माइल बेग को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी पत्नी पर भी मामला दर्ज किया गया। और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 27 नक्सली ढेर हुए हैं और इसमें एक नक्सली कमांडर बसवराज, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, वो भी ढेर हो गया है। तो इससे पहले गृह मंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये बयान जो सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।